हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जसलीन कौर, आपकी एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज, वेलकम करती हूँ आप सभी का इस चैनल पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक दैट इज मल्टीनेशनल और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मल्टीनेशनल मतलब कि जो एक से ज्यादा नेशंस में कंपनीज काम करती हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गया, कोका कोला हो गया। ये सब क्या है? ये खाली हमारे इंडिया में तो देखने को नहीं मिलती ना। मैकडोनल्ड्स है, हर कंट्री में देखने को आपको मिलता है। तो जो ऐसी कंपनीज जो एक से ज्यादा नेशन में वर्क करती है उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आइए देखते हैं। जो मल्टीनेशनल है वो मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। कौन कौन से? दैट इज मल्टी एंड नेशनल। मल्टी मीन्स मेनी एंड नेशनल मीन्स नेशंस या फिर कंट्रीज। मल्टी मतलब बहुत सारी कंट्रीज में मल्टी नेशनल। मल्टी मीन्स मेनी एंड नेशनल मीन नेशंस या कंट्रीज। जो कंपनी बहुत सारे नेशंस या बहुत सारी कंट्रीज में हो, जो कंपनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी। So, multinational means a company which operates in many countries, such as a company has branches, factories, workshops in different countries. ये नहीं कि कंपनी की जो कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता है, या बोल सकते हैं उसको होम कंपनी, या वो उसकी अपनी ही कंट्री में, लाइक इंडिया की कोई कंपनी है तो उसके जो हेडक्वार्टर होगा वो इंडिया में होगा, और बाकी कंट्रीज में क्या होगा? वहां पे उनकी ब्रांचेस होंगी, वहां पे उनकी फैक्ट्रीज होंगी। A multinational company, a multinational corporation is also known as a global enterprise or international enterprise. The headquarter of multinational companies are located in one country, that is home country, and it carries business in other countries, host countries. मतलब जहां से वो ऑपरेट हो रही है, जहां से उस कंपनी की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जहां से उसका डिसीजन मेकिंग हो रहा है, वो सारा कुछ हेडक्वार्टर से ही होगा। कंट्रोल वो हेडक्वार्टर से ही होगी, जिसको हम बोलेंगे होम कंट्री से होगी। The multinational companies get incorporated in home country. For example, जैसे कि कोका कोला हो गया, हुंडई हो गया, नाइकी हो गया, रीबॉक हो गया, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग एक्सेट्रा। ये सारी कंपनीज हैं। ये कंपनी कहाँ है? खाली हम ये तो है नहीं खाली इंडिया में देखते ही ये सारी कंपनीज आपने नाम सुने होंगे, लेकिन ये सारी जो कंपनीज है कोई बाहर की हैं, कोई इंडिया की है। मतलब ये एक से ज्यादा नेशन में काम करती हैं। बढ़ते इसके फीचर्स की ओर। इसके फीचर्स बोल लो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, क्या है मल्टीनेशनल कंपनी के? सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? जॉइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। अब जब एक कंपनी एक से ज्यादा नेशन में होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका साइज बहुत ही बड़ा होगा। मतलब कोई छोटी कंपनी नहीं होगी, बहुत ही बड़ी कंपनी होगी वो, और उसके पास जो रिसोर्सेज होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे। मल्टीनेशनल कंपनी आर वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं ये, एंड हैव ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और पैसे की कोई कमी नहीं होती, इनके पास खूब पैसा होता है। They operate on large scale and sometimes their sales are even bigger than the national income of developing countries. ये इतने लार्ज स्केल पे काम करती हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो उनकी सेल्स है वो भी बहुत ज्यादा होती है। उस जो डेवलपिंग कंट्री, जो जिस कंट्री में उसकी ब्रांच है, उस कंट्री से ज्यादा उसकी सेल्स हो जाती है। मतलब उस कंट्री के जो इनकम है, उस कंट्री की इनकम से ज्यादा उस कंपनी की सेल हो जाती है। ये ऐसी होती है मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब इनका बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस चलता है। नेक्स्ट क्या है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मतलब the branches of multinational company in different countries are controlled from the head office located in the home country. इसको कंट्रोल कौन करता है? पूरा कंट्रोल किसका रहता है? जहां पे इसका हेडक्वार्टर है, उस कंट्री में, जिस कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर से ही पूरी इसकी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज या जो भी इसके आउटलेट्स है वो कंट्रोल किए जाते हैं। All branches work according to the policies made by the headquarters. जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज जो भी हेडक्वार्टर बनाएगा, हेडक्वार्टर कंपनी बनाएगी, वही सारा बाकी जहां पे उनकी कंपनीज हैं, बाकी एरियाज में या बाकी कंट्रीज में उनकी जो ब्रांचेस हैं, वो वही चीजें, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी।
मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं यूजर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव प्रोडक्शन मेथड्स टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये क्या करती है, ये कोशिश करती है कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में उसको यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। क्यों? ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे लार्ज रिसोर्सेज होता है, तो वो रिसोर्सेज को कहाँ यूज करते हैं? इसी में यूज करते हैं, अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, या कोई नए मेथड्स आए प्रोडक्शन मेथड्स के जिससे कि गुड्स आपके और हाई क्वालिटी बन सके, वो सारे मेथड्स ये यूज करते हैं ताकि उनकी कंपनी और ग्रो करे। Expansion of market territory. These companies sell their products and services in many countries. They operate through branches, factories, offices, subsidiaries across the world. ये क्या करती है, जो अपने प्रोडक्ट्स है, ये नहीं कि खाली हेडक्वार्टर जहाँ पे है वहीं सेल कर सकते हो या लिमिटेड इतनी कंट्रीज में आप सेल कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। इसके जो प्रोडक्ट्स है वो हर जगह पहुंचते हैं। लाइक आपने सुना होगा कोका कोला, आप इंडिया में हो तो भी आप कोक पी सकते हो, कहीं बाहर जा रहे हो तो भी आपने सुना होगा कोका कोला। पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, सोनी हो गया, एलजी हो गया, ये सब क्या है? ये खाली यहाँ पे तो नहीं है ना, क्या कोई खाली इंडिया में ये कंपनीज है? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसलिए वो सब क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज है। ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोलिस्टिक पावर क्या होती है? ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड रिसोर्सेज मल्टीनेशनल कंपनीज डोमिनेट द मार्केट। मतलब इतना लार्ज साइज होता है इस मल्टीनेशनल कंपनीज का कि वो पूरी मार्केट पे होल्ड रखती है, मतलब पूरी मार्केट कैप्चर करके रखती है। मतलब कि प्राइसिंग डिसाइड करती है, नए नए अच्छे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लाती है। इससे क्या रहता है, और छोटी छोटी कंपनीज को वो क्या कर लेती है, जैसे छोटी कंपनीज सेल हो जाती हैं तो बड़ी कंपनीज उन्हें खरीद लेती हैं। तो ये क्या करती है, पूरा होल्ड जो रहता है मल्टीनेशनल कंपनी का मार्केट पे अपना बना के रखती है। They may also acquire other companies to increase their market power and market share. वो बाकी कंपनीज को भी एक्वायर कर लेती हैं, खरीद लेती हैं, ताकि उनका मार्केट पे पूरा होल्ड बना रहे, मार्केट में उनका शेयर ज्यादा रहे। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है? दीज एंटरप्राइज हैव highly sophisticated research and development department engaged in task of developing new products and superior design of existing products. ये क्या करती है? प्रोडक्ट इनोवेशन। जो इसके पास रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं होती, तो इसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। मतलब वहां पे जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही एक्सपर्टीज होते हैं, एक किसी ना उनमें बहुत मतलब स्किल्स होती हैं, स्किल्ड पर्सन होते हैं वो, और नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने जो है जो प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और अच्छा बनाते हैं और नए नए और प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं उस टेक्नोलॉजीज को यूज करके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग। बहुत सारा पैसा वो कहाँ लगा देते हैं? जो उसका अमाउंट है, प्रोडक्ट्स तो बन गए, अब जो पैसा कहाँ लगेगा? उनका जो पैसा है वो मार्केटिंग में लगेगा, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स, इतने अच्छे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किए वो मार्केट तक पहुंचाने में। दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स इन शॉर्ट पीरियड। वो क्या करते हैं? एक प्रमोशंस करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं। एडवर्टीजमेंट्स किसी फॉर्म में कर सकते हैं, लाइक टेलीविजन में ऐड दे सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू दे सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मतलब हर तरीके से वो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं, मतलब हर एक पर्सन तक पहुंचाते हैं ताकि सबको उस प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़े। ऐसे क्या होगा? ऐसे उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी और अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। Their advertisement and sales promotion techniques are normally very effective. नेक्स्ट क्या है? फॉरेन कोलैबोरेशंस। जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होती हैं यूजुअली एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद इंडियन कंपनीज pertaining to the sale of technology, production of goods, use of brand names for final products. देखो, जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं वो इंडियन कंपनीज के साथ अग्रीमेंट क्यों करती है? मतलब उनका क्या फायदा रहता है? जो फॉरेन कोलैबोरेशंस जो आती हैं, क्यों? क्योंकि जो इंडिया में क्या है, इंडिया में जो लेबर कॉस्ट है वो सस्ती पड़ जाती है। इंडिया में जो जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, ये सब मतलब बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे उनकी सैलरी क्या रहती है? कम रहती है। तो वो जो फॉरेन के जो कंपनीज रहती हैं वो क्या करती हैं? इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं ताकि उनको लेबर कॉस्ट कम पड़े, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम पड़े, और जो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स हो गए, इनकी जो सैलरी उन्हें कम देनी पड़े। इसीलिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं इंडियन कंपनीज में कोलैबोरेट करने को।
आई होप आपको मल्टीनेशनल कंपनी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़े आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जॉइंट मतलब जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स ज्वाइन करके एक दूसरे के बेनिफिट के लिए एक कंपनी टाइप ऑफ या एक वेंचर फॉर्म करती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? जॉइंट वेंचर। When two or more firms join together to establish a new enterprise, मतलब दोनों का नाम जुड़ के या दोनों का ब्रांड जुड़ के कुछ नया एक जॉइंट वेंचर बन रहा है, नया फर्म बन रहा है, नया वेंचर बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। द टू फर्म्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। ये दोनों क्या करते हैं? दोनों जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं? पैसा लगाती हैं, पूरी मैनेजमेंट देखती हैं। तो क्या मतलब वेंचर तो बन गया। अब वो क्या करेंगी? अब वो पूरा अपना जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी दोनों की साइड से होगा, ये नहीं कि एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा। मैनेजमेंट जो भी डिसीजन मेकिंग है जो है वो दोनों कंपनीज करेंगी। In simple words, we can say joint venture is a partnership between the two firms. पार्टनरशिप आपने पढ़ चुके, आपको क्लियर है, तो ये समझ लो कि दो कंपनीज के बीच में ये या दो फर्म्स के बीच में ये पार्टनरशिप हो रही है। Firms of same country as well as firms of two different companies can join together to form a joint venture. जैसे कि firms of मतलब वो एक कंट्री के भी दोनों कंपनीज हो सकती हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल भी हो सकती है, दोनों इंटरनेशनल भी हो सकती है। Whatever it is. एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और कौन कौन सा है? जैसे कि हीरो होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया। मारुति सुजुकी क्या है? सुजुकी बाहर की कंपनी, मारुति हमारे इंडिया की है। तो सुजुकी क्या करती है? सुजुकी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जो मारुति है वो किस पे करती है? वो कार्स को सेल का काम करती है इंडिया में। तो ये क्या किया? मारुति और सुजुकी दोनों मिलके उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? अपना एक जॉइंट वेंचर, जिससे कि एक दूसरे दोनों को उनको बेनिफिट हो रहा है, उसको उसका बेनिफिट मिलता है और लाइक मारुति को सुजुकी के टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स मिल रहा है और सुजुकी को मारुति के जो कार सेलिंग का है उसको वो बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके फीचर्स को। तो सबसे पहला फीचर क्या है? सबसे पहला फीचर है इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। ऑब्वियसली जब दो कंपनीज मिल जाएंगी तो दोनों की कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी, दोनों के ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट होंगे, तो ये क्या बढ़ेगा? जब तो इंक्रीज मतलब कि सोर्सेज हमारे जस्ट डबल हो। जो एक कंपनी के पास रिसोर्सेज थे, दोनों ने इकट्ठे एक साथ मिलके फॉर्मेशन की, तो क्या हो गया? उनकी कैपेसिटी बढ़ गई, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज्यादा हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज्यादा हो गए। In joint venture, both companies combine their financial and human resources. दोनों resources को combine कर लिया है। मतलब कि financial resources मतलब जो उनके पास पैसा है वो भी दोनों कंपनीज का ज्वाइन हो गया, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो उनकी मैन पावर है वो भी एक साथ हो गई। This increases the overall strength and capacity of the business, helping it to grow and expand more quickly and efficiently. मतलब जब एक कंपनी अपना एक पेस पे ग्रो कर रही थी, अब जब दोनों कंपनीज को एक दूसरे का फायदा मिल रहा है, तो इससे क्या फायदा है कि कंपनी जो है बहुत जल्दी ग्रो करेगी और एफिशिएंटली ग्रो करेगी, एफिशिएंटली वर्क करेगी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या है जॉइंट वेंचर का। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। A joint venture helps business enter new markets easily. जो ज्वाइंट वेंचर से क्या होता है कि जो एक दूसरे का जैसे बेनिफिट मिलता है, तो एक नए वेंचर में, नए मार्केट में एंटर करने में बहुत आसानी हो जाती। क्यों? क्योंकि एक मार्केट एक फर्म का ऑलरेडी नेम है उसमें, तो वो उसको क्या मिल जाता है? दूसरी कंपनी को उसको फायदा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फॉरेन कंपनी एंटर्स इनटू अ जॉइंट वेंचर विद एन इंडियन कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी है उसने इंडियन कंपनी के साथ मिलके जॉइंट वेंचर बनाया, तो क्या होगा? इट गेट एक्सेस टू द लार्ज इंडियन मार्केट। अभी उसका खाली कंट्रोल कहाँ था? अपनी कंट्री में था। अब उसका कोलैबोरेशन किससे हो गया? इंडियन कंपनी से हो गया। सॉरी। तो अब क्या है? अब पूरी उसको इंडियन मार्केट भी वो कैप्चर कर लेगा, पूरे इंडिया की जो मार्केट का भी फायदा उसे मिलेगा। It can also use existing distribution channels and retail outlets of the local partner. जो इंडिया का वेंचर ऑलरेडी था, सपोज मारुति की अभी हम बात कर रहे थे, अब मारुति जब सुजुकी आई अपनी टेक्नोलॉजी लेके, तो जो मारुति की जो अपनी जो बनाया हुआ था उसने पूरे कस्टमर्स, वो उसके फायदा किसको मिला? सुजुकी को भी तो मिला।
इसीलिए क्या है कि वो उसको इजीली एक्सेस मिल जाता है न्यू मार्केट का। नेक्स्ट क्या है, एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। Joint venture allow companies to use modern technology and advanced production techniques. इससे क्या होता है, this improves product quality and reduces the cost of production. It also saves time, energy and investment because the company does not need to develop technology on its own. यहाँ पे क्या होता है, जब दो कंपनीज मिलती हैं तो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को भी एक्सेस कर सकती है। ऐसे क्या होता है, उन्हें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उनका और रिसर्चेस नहीं करनी पड़ती है, उनको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एक कंपनी यूज कर रही, तो वो कंपनी जब वो दोनों मिल गई तो अब तो वो कंपनी एक होगी, तो वही टेक्नोलॉजी वो भी इजिली यूज कर लेती है, वही इनोवेशन मेथड्स। Indian companies especially benefit by partnering with companies from developed countries. नेक्स्ट क्या है, इनोवेशन। Joint ventures encourage the development of new and innovative प्रोडक्ट्स। जो जॉइंट वेंचर्स होता है वो एनकरेज करता है किस चीज में, ताकि नए नए प्रोडक्ट्स हम और मैन्युफैक्चर करें, मतलब ताकि जो एक दूसरे मिल के वो जो काम कर रहे हैं एक दूसरे का बेनिफिट तो मिले उनको। The exchange of ideas, knowledge, and technology between the partners helps business introduce better products and service in the market. जब एक दोनों मिल गई तो उनके आइडियाज भी शेयर होते हैं, उनकी नॉलेज भी शेयर होती है, उनकी टेक्नोलॉजी भी शेयर होती है, तो इससे क्या होता है, उनकी कंपनी, उनका जो वेंचर है और ग्रो करता है। नेक्स्ट क्या है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंटरनेशनल कंपनीज ज्वाइनिंग हैंड्स with Indian companies can reduce their production cost. This is because India provide low cost raw material, labor and skilled professionals such as chartered accountants, engineers, scientists, manager. अब देखो, जब इंटरनेशनल कंपनीज आके इंडियन कंपनीज से हाथ मिलाती हैं तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, अगर वही चीज वो अपनी कंट्री में कर रही है तो उनका क्या है, उनका लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसिव पड़ते हैं। लेकिन अब कोई फॉरेन कंट्री इंडियन कंट्री से कोलैबोरेट कर रही है तो उसे क्या मिलता है, उसको इंडियन कंपनी का फायदा मिलता है। कौन कौन से फायदे मिलते हैं, जैसे कि लो कॉस्ट पे उसको रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, लेबर बहुत चीप रेट पे मिल जाती है, और स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं, जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जो फीस है वो हमारे इंडिया में बहुत इजीली कम रेट पे मिल जाती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मिनिमल सी फीस होएगी इंडिया में, मतलब हमारे इंडिया में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, बट वो जब कंपेयर करते हैं, जो बाहर की फॉरेन कंट्री जब कंपेयर करती है अपनी कंट्री से, तो उन्हें क्या है, तो उन्हें लगता है कि इंडिया से हमें कराना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या है, वो कम रेट में हमें मिल रहा है। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए या मैनेजर्स हो गए, इसीलिए वो चाहती है कि हम इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके अपना एक नया वेंचर बनाएं। नेक्स्ट क्या है, एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। अब क्या है, अब उन्हें एक बना बनाया ब्रांड नेम भी मिलता है। मतलब जब एक कंपनी का ऑलरेडी अपना एक ब्रांड नेम है और दूसरे का भी है, अब दोनों जब मिलके काम करेंगी तो एक दूसरे का बेनिफिट मिलता है कि इसको उसका ब्रांड नेम का फायदा मिलेगा, इसको उसका। सपोज हीरो होंडा, हीरो अपना एक ब्रांड है, होंडा अपना एक ब्रांड है। अब जब हीरो होंडा मिलके जब काम करेंगे तो हीरो होंडा एक ब्रांड बन गया, एक दूसरे का सारी टेक्नोलॉजीज का बेनिफिट, सारे नॉलेज का बेनिफिट, जो उनका मार्केट बनी हुई है उसका बेनिफिट दोनों को मिलेगा। When two companies form a joint venture, one company can benefit from the goodwill and reputation of other company already established in the market. इससे क्या होता है, this saves lot of investment in advertisement, marketing, as there is already ready market for the product. मतलब एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक बनी बनाई मार्केट मिल जाती है, क्योंकि एक ब्रांड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे उनको एडवर्टीजमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको उस ब्रांड का ही फायदा मिल जाता है। चलिए, यहाँ पे होता है आपका जॉइंट वेंचर खत्म। तो बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक आज का आपका क्या है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे कि आपने पब्लिक कंपनी भी पढ़ी है, प्राइवेट कंपनी भी पढ़ ली है, तो यहां क्या होता है, जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलके काम करते हैं उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट इज पीपीपी, जैसे ट्रिपल पी भी हम उसको बोलते हैं, इज एन अरेंजमेंट in which the government and private sector work together to provide public
services or develop infrastructure products. जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि आपने सुनते होंगे, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं और डैम्स बनते हैं, ये सब क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके बनाते हैं इसे। इसके फीचर्स देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला फीचर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहला फीचर इसका यही है कि दोनों के बीच में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो अग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे ही क्या होता, उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी इज एन अग्रीमेंट, किसके बीच में अग्रीमेंट होता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी के बीच में एंड अ प्राइवेट कंपनी के बीच में। Under this arrangement, the private party provides public services and also bears financial, technical, operational risk involved in the project. यहाँ पे क्या करते हैं? जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी दोनों मिलके क्या देखते हैं, क्या बेयर करते हैं? फाइनेंशियल रिस्क जो होता है, टेक्निकल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, जो भी रिस्क है दोनों मिलके बेयर करते हैं। Cost of using service. In PPP projects, the users of the service bears the cost instead of taxpayers. In certain cases, the government fully or partly bears the cost of providing such service to the public. जैसे कि यहाँ जरूरी नहीं होता है कि एक कॉस्ट हमेशा वो टैक्स पेयर ही पे करे, जैसे कि जो यूज करे, जैसे कि हम हाईवेज यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या पे करते हैं? वहां पे आप टैक्सेस पे करते हो, जिसको आप बोलते हो टोल टैक्स। तो हमने हाईवे यूज किया, हमने टोल टैक्स पे किया। यहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो यूज कर रहा है, तो उसने क्या किया? टोल टैक्स पे किया। अब कई बार होता है गवर्नमेंट भी पे कर, लाइक आप जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो फीस होती है बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है वो उस हॉस्पिटल में लग रहा है, तो हमारा पैसा क्या होता है? कम लगता है। तो यहाँ पे तो हम एज अ टैक्स पेयर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम वहाँ कम दे रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट पे कर रही है उन हॉस्पिटल्स को। फैसिलिटी तो हमें मिल रही है, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसे गवर्नमेंट का लग रहा है, हमारा बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट वहां पे लगता है इन द फॉर्म ऑफ फीस। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट में प्रोवाइड कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ वन टाइम ग्रांट टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टर्स। यहाँ पे क्या करती है? पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक बारी के लिए सब्सिडी दे देती है ताकि और प्राइवेट कंपनी उसके साथ जुड़ पाए, मतलब और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर पाए। ताकि वो क्या करती है? वन टाइम ग्रांट दे देती है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें और हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें। द गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड रेवेन्यू सब्सिडी, फिक्स्ड बेनिफिट्स और गारंटीड एनुअल रेवेन्यू टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट, जैसे सपोज कोई एक्सप्रेस वे बनाना है, तो अब क्या हुआ? गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया? रेवेन्यू, मतलब पैसा भी दिया, उनको टैक्स में भी थोड़ी रिबेट दे दी और उनको एनुअल रेवेन्यू भी दिया गया ताकि उस प्रोजेक्ट को क्योंकि दोनों का है वो, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व है। तो जब एक्सप्रेसवे बन रहा है तो खाली वो प्राइवेट का नहीं है, वो तो यूज तो वो बन किसके लिए रहा है? पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है और जो है गवर्नमेंट क्या देती है? उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देती है ताकि उनके प्रोजेक्ट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है इस फॉर्म में। Pertaining to high priority projects and public welfare. Public private partnership is mainly suitable for high priority infrastructure projects and projects related to public welfare. It is commonly used in products such as metro rail, highways. कौन से प्रोजेक्ट में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब बेस्ट वर्क करती है? जैसे कि मेट्रो सर्विस होगी, जैसे मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो गया, उसमें हाईवेज बनाने हैं, उसमें एयरपोर्ट्स में, हॉस्पिटल्स में। फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेस्ड पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट। इसका देखो, ये सब जो हाईवेज बनाए जाते हैं, मेट्रोज बनाई जाती है, एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए, ये सबको यूज कौन करता है? यूज तो पब्लिक करती है ना। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन फायदा क्या क्या कहते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलके जब ये काम करते हैं तो क्या होता है? फायदा किसका होता है? फायदा पब्लिक का होता है और जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू क्या होता है? दोनों में डिस्ट्रीब्यूट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट है या उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी दोनों को मिलता है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट ही आपका वही है, शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इज शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइज इन द अग्रीड रेशियो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। जब भी ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है इनिशियली, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा कि किस फॉर्म में हमने अपने प्रॉफिट्स या रेवेन्यूज को डिवाइड करना है, उसी फॉर्म में ये आपस में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्या है, प्रॉब्लम विद पीपीपी। मतलब वन मेजर प्रॉब्लम विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इज दैट private investor may earn returns higher than government bonds even though most of the income risk is borne by the public sector। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा रिस्क नहीं बेयर करते हैं। रिस्क यहाँ पे कौन बेयर करता है, रिस्क जो बेयर करता है वो गवर्नमेंट बेयर करती है। मतलब पैसा तो गवर्नमेंट ने लगा दिया, अब रेवेन्यू धीरे धीरे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जो रेवेन्यू आ रहा है वो प्राइवेट सेक्टर वाला अपना रेवेन्यू निकाल लेता है। मतलब यहाँ पे जो रिस्क जो मेन बेयर करता है वो गवर्नमेंट बेयर करती है, और वो अपना जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना पहले रेवेन्यू देखता है, अपना पहले प्रॉफिट देखता है। ये क्या है इसके लिए, प्रॉब्लम विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये एक प्रॉब्लम है इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। तो चलिए इसी से आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तब तक आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय टू ऑल।